ये डेवलपमेंट जो है जिसके तहत जो भारत की डिपेंडेंसी है आउटसाइड वर्ल्ड वो कम होगी। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूसेज करेंगे। हम उधर इन्वेस्टमेंट करके हमारा जो रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई चेन है वो खड़ा कर सके। अर्जेंटीना में हमने $3 बिलियन इन्वेस्ट किया है। और हम कोबाल्ट की माइंस हम कॉन्गो में देख रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम इंडिया और सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच जो एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है। और वो है जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको लेकर, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इन्वॉल्व है। और इस एमओयू के बाद जो इंडिया की डिपेंडेंस है आउटसाइड वर्ल्ड पे वो कम होगी, जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी थी। और इसी पे हम बात करेंगे डिटेल में कि आखिर इस एमओयू के तहत क्या कुछ होने वाला है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कितना फ़र्क इससे पड़ेगा। ये बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मेहमान उमेश अग्रवाल जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, आप ये खबर देख पा रहे हैं कि इंडिया टू साइन एमओयू विद इज़राइल एंड सऊदी अरेबिया फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। ये बड़ी खबर है। और ये डेवलपमेंट जो है जिसके तहत जो भारत की डिपेंडेंसी है आउटसाइड वर्ल्ड वो कम होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें हुई। क्या कुछ इस एमओयू के तहत हो रहा है? थोड़ा आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे। देखिए, कल कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि भारत और इजराइल के बीच में एक एग्रीमेंट होगा जिसके अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके अंदर एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होगा। बेसिकली क्या है कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा खनिज हर जगह पड़े हुए हैं। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूसेज करेंगे। भारत सरकार ने ऑलरेडी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पॉलिसी बना ली है। उसके अंदर इसराइल के साथ एक करार करके इजरायली एक्सपर्ट्स को उस कमीशन के अंदर लेके आने वाले हैं। और हमारा जो भी, देख लीजिए, हमारा जियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, जो जिधर भी अब खनिज मिलते हैं उन सबको स्टडी किया जाएगा। और उसी हिसाब से ये बताया जाएगा कि कहाँ पे मिनरल्स, किधर मिनरल्स कैसे हैं और कैसे प्रोसेस किया जाता है। देखिए, आपको एक ही सिंपल सा चीज बताता हूँ। पोटैश करके एक होता है जो हम फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। हम इसका बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम, आई थिंक, फ्रॉम रशिया। आपको जान के हैरानी होगी, इसराइल के पास एक टेक्नोलॉजी है दैट कैन कन्वर्ट सी वाटर इनटू पोटैश। तो आपको मालूम है, हमारा तो 7,600 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आ जाता है तो वी विल बी एबल टू कन्वर्ट सी वाटर इनटू पोटैश, जिसके कारण हमारा फॉरेन कंट्री पे जो रशिया है उसके हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन के बाद हम शायद एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसराइल के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। और भारत ने कुछ सालों में आपने देखा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और इंडिया इज इन टॉक विद बोलीविया, टेंजानिया, कॉन्गो और अर्जेंटीना। इन सब कंट्रीज के साथ हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि कैसे हम उधर इन्वेस्टमेंट करके हमारा जो रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई चेन है वो खड़ा कर सके। ऐसा भी हो रहा है अंबर जी कि स्पेसिफिक हमारी आउटसाइड में एम्बसीज है। एम्बसीज में हम एक तरह से नोडल ऑफिसर ही बना रहे हैं कि वो वहां पे जाके इंडिया के जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसके ऊपर क्या काम किया जाना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जो भारतीय कंपनी अब्रॉड में इन्वेस्ट करेगी तो सब प्रोसीजर भी बनाया जा रहा है। अभी आप देखिए कि भारत की एक कंपनी है, खनिज खनिज भारतीय निगम लिमिटेड, ऐसे गवर्नमेंट ने अभी बनाई है। इसके थ्रू भारत रेयर अर्थ मिनरल्स बाहर एक्सप्लोर कर रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी कि अर्जेंटीना में हमने $3 बिलियन इन्वेस्ट किया। और हम कोबाल्ट की माइंस हम कॉन्गो में देख रहे हैं। और टेंजानिया में भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी देख रहे हैं। तो एक तरह से महत्वपूर्ण
चीज़ें हैं कि इज़राइल के साथ अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए, तो हम और भी अ, इसके अंदर ज़्यादा रिसर्च करके हमारा जो टोपोग्राफी है, उसको अंदर और क्या मिनरल्स हो सकते हैं, उसको uh, find out करके we can start extracting, exploring and producing these rare earth minerals. Rare earth minerals क्या है? बहुत कम जगह पे मिलता है। अगर आप ऑयल देख लेते हैं तो अगर समझिए आपको रशिया से नहीं मिलता है तो आप अमेरिका से ले लो, अमेरिका से नहीं मिलता तो वेनेजुएला से ले लो। रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत कम मिलते हैं, जैसे लिथियम ही है, मेजॉरिटी इसका प्रोडक्शन होता है अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में होता है, ठीक है? तो कहीं-कहीं आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाता है। तो बहुत कंसंट्रेटेड पार्ट्स हैं और इसके लिए आपको अपनी माइंड सिक्योर करने की बहुत ज़रूरत है। जी। उमेश जी, ये बात इज़राइल की हो गई, लेकिन इस एमओयू में ये ट्राई पार्टी एमओयू यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें इंडिया है, सऊदी अरेबिया और इज़राइल है। इज़राइल की तो बात हुई, लेकिन हम अगर सऊदी अरेबिया की बात करें, तो सऊदी अरेबिया का इस पूरे एमओयू में क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है? सऊदी अरेबिया की भूमिका मैं आपसे दे समझना चाहूँगी। देखिए इंडिया इज़राइल भारत को टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र करेगा। इज़राइल डायरेक्टली सऊदी अरेबिया के साथ डील नहीं कर सकता क्योंकि सऊदी अरेबिया डज़ नॉट रिकॉग्नाइज़ेस इज़राइल, तो इंडिया विल बी अ ब्रिज फैक्टर जिसमें इंडिया विल इन्वेस्ट इन सऊदी अरेबिया, वहाँ पे इंडिया भी एक्सप्लोरेशन करेगा। जब सऊदी अरेबिया और इज़राइल के बीच में अब्राहमिक अकॉर्ड साइन हो जाएगा जिसमें सऊदी अरेबिया इज़राइल को मान्यता दे देता है एज़ अ नेशन ऑफ एक्जिस्टेंस, तब जाके इन दोनों के बीच में ट्रेड और व्यापार शुरू हो जाएगा। उससे पहले तक इंडिया रहेगा और इंडिया का क्या है दोनों रिलेशंस इज़राइल के साथ भी अच्छा है, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी बढ़िया। और आप ये भी देखिए ना कि भारत ने जो अभी जो अ, ये रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर आपने देखा ही है कि कैसे यूएस चाइना से पीछे हो गया था। मतलब कैसे आपने देखा है कि यूक्रेन के अंदर वो बोल रहा है कि आपको हमने $350 बिलियन दिए, आपको हमको आपके 50% रेयर अर्थ मिनरल्स आपको देने पड़ेंगे। ग्रीनलैंड को भी बोल रहा है डेनमार्क से कि हम ग्रीनलैंड को परचेज़ कर लेंगे। कहीं न कहीं यूएस को लग रहा है कि वो ये रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर वो पीछे रह गया है और अब इसको सिक्योर करने के लिए वो कोई भी हद तक जाने को तैयार है। इवन ऐसा है कि वो यूरोप को भी लात मारने को तैयार है और वहाँ पे देखिए रशिया के साथ भी वो भी अलायंस कर रहा है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। आपको मालूम है कि रेयर अर्थ मिनरल्स में सबसे ज़्यादा जो सप्लाई चेन है, वो चाइना के पास है। चाइना इज़ द लीडर इन एक्सट्रैक्शन, फिर बाद में इसको रिफाइनमेंट और रिसाइक्लिंग, सारी टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। और अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी ज़रूर है, पर रेयर अर्थ मिनरल्स के उनके पास रिज़र्व नहीं है। चाइना कंट्रोल्स एवरीथिंग, सारे इकोसिस्टम भी कंट्रोल कर रहा है। और आपको मालूम होगा कि अ अ, अमेरिका ने चाइना के ऊपर सेमीकंडक्टर्स का बैन लगाया था। तो चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो अमेरिका को भेजने से मना कर दिया। तो अमेरिका अपनी सप्लाई चेन स्थिर करना चाहता है। तो मेरे जिसमें हिसाब से यूरेनियम और कई सारे ऐसे रेयर अर्थ मेटल शामिल थे। हाँ, तो आप देखिए कि अब ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारतीय सरकार ने ये डिसीज़न लिया है और मैंने जैसे आपको बताया था कि सी वाटर से पोटैश बना सकते हैं। वैसे जी। बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी आएगी। और एक और एक चीज़ है कि इंडियन एम्बेसी जो अ, उधर बाहर हमारी इंडियन एम्बेसी जो कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे हुँ, उनको बोला गया है कि जिन कंट्रीज़ में अगर रेयर अर्थ मिनरल्स है, वहाँ पे एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जा रहा है और वो फैसिलिटेट कर रहा है टू हुँ, टू एक्सप्लोर हुँ। रिसोर्सेस रेयर अर्थ मिनरल्स। अच्छा उमेश जी, ये जो एमओयू है, इसके बाद से हम क्या इकोनॉमिक बदलाव देखेंगे डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम भारत की बात करें? भारत में क्या बदलाव इससे आएँगे? हालाँकि अगर इस एमओयू में 3 देश शामिल हैं, तो उनको भी ऑब्वियस सी बात है कि फ़ायदा होगा इस एमओयू में आकर। लेकिन भारत की बात करें, तो भारत को इससे क्या कुछ फ़ायदा लॉन्ग रन में नज़र आता है? देखिए, आपको मालूम होगा कि कश्मीर में हमने लिथियम रिसर्च फाइंड किया था।
हुँ, ठीक है? थोड़े दिन पहले। वैसे बहुत जगह भारत की टोपोग्राफी है अनएक्सप्लोर्ड है। इज़राइल की टेक्नोलॉजी आएगी, जब ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ मिनरल्स एक जगह पे मिल जाता है। अगर उसके अंदर से रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसा होता है कि कहीं भी उनको मिल जाता है, उसको एक्सट्रैक्शन में उसकी मात्रा कितनी होती है, वो देखने की रहती है। अगर उसके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो हमको मालूम पड़ जाएगा किस रेशियो में कौन-सा रेयर मिनरल्स है। जैसे अभी लिथियम देख लीजिए या दूसरे मिनरल्स देख लीजिए, तो भारत को ये मालूम पड़ जाएगा। इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, हम आत्मनिर्भर भारत के थ्रू बढ़ते जाएँगे क्योंकि राइट फ्रॉम एक्सट्रैक्शन, फिर बाद में उसको रिफाइनमेंट, फिर बाद में उसका रीसाइक्लिंग, तीनों चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा भारत के अंदर। जी, बिल्कुल ये काफ़ी लंबा एक प्रोसेस है और प्रॉपर एक इंडस्ट्री यहाँ पर उभरती हुई सामने आ रही है। लेकिन जितने भी हम रेयर अर्थ मिनरल्स की हम बात करें, आजकल इन पे बड़ी चर्चा चल रही है, चाहे यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स हों, चाहे और देशों की बात हो, अफ्रीका तो हमेशा चर्चा में रहता ही है। तो भारत में भी इस तरह की चीज़ें अब आइडेंटिफ़ाई की जा रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो आजकल से अचानक से रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो काफ़ी चर्चा में आ गए हैं। उससे पहले बात होती थी ऑयल्स की और ये सारी से ज़्यादा और कुछ बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा इस पे बातें हो रही हैं, सब इन रिज़र्व्स पे बात कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स को कब्ज़ाने की कोशिश कर रहा है, उधर चाइना अफ्रीका में एक्सट्रैक्ट कर ही रहा है। तो ये जो हो रहा है, ये इसके पीछे अचानक से ये जो चीज़ें चर्चा में आने लगी, आप इसके पीछे कुछ और देखते हैं या फिर इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट? देखिए, अभी जिस हिसाब से डेटा इज़ द न्यू ऑयल बताया हुँ, जाता है। डेटा के लिए आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं, उसमें जी। आपको सेमीकंडक्टर्स रहता है। सेमीकंडक्टर्स का जो कंपोनेंट्स होता है, ये रेयर अर्थ मिनरल्स ही होते हैं। फिर हुँ, बाद में आपको मालूम है कि डेटा सेंटर आपको बनाना पड़ता है। फिर उसके लिए जैसे अभी लिथियम है और भी ज़्यादा जो इक्विपमेंट्स है, भी आपको हुँ, ज़रूरत होता रहता है क्योंकि ये रेयर अर्थ मिनरल्स यूज़ होते हैं डिफेंस में, ये यूज़ हुँ, होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर जगह यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। हुँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आ चुका है और आज की डेट में अगर आप देखें तो चाइना के पास पूरा इसके ऊपर सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन और रिसाइक्लिंग सब जगह चाइना के पास पूरा इसके पास सप्लाई चेन के ऊपर के पास कंट्रोल है। ऊपर से आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले चाइना ने भारत के ऊपर एक इंडस्ट्रियल लेवल सैंक्शन लगा दिया था, मतलब अनअनाउंस्ड। तो हुँ, कहीं न कहीं बहुत सारे जो एम्प्लॉइज़ थे एप्पल को, जिनको बोला गया था कि आप भारत जाइए, उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा था। इक्विपमेंट्स जो हुँ, भारत के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए थे, वो अलाउ नहीं कर रहे थे। तो कहीं न जी, कहीं भारत को आगे बढ़ के अपना खुद का इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो। और भारत उसी के हिसाब से कर रहे हैं और आपको मालूम है कि अश्विनी वैष्णव जी ने बोल दिया है कि विदिन दिस एंड ऑफ दिस ईयर भारत का खुद का सेमीकंडक्टर वो बना लेंगे। हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था, कुछ दिन जी। पहले। जी, बिल्कुल लेकिन मैं रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बात कर रही थी कि आज अचानक सारी कंट्रीज़ में होड़ मची हुई है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। इसके पीछे क्या आने वाले एक जो भविष्य में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, हालाँकि वो तो बहुत बेशकीमती होती हैं रेयर अर्थ मिनरल, लेकिन इकोनॉमी पे कितनी डिपेंडेंसी रेयर अर्थ मिनरल की होने वाली है भविष्य में? देखिए, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यूएस ने हमारी एक एजेंसी है इंडियन रेयर अर्थ मिनरल्स, हुँ, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाया था, वो भी हटा लिया है। वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही हटा दिया था लास्ट ईयर हुँ, में। तो जी, इससे समझ में आ जाइए कि कितना इम्पोर्टेंस है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए युद्ध हो रहे हैं। भले ही जी, आप देख लीजिए यूक्रेन और रशिया का युद्ध, बेसिकली इट इज़ फॉर द कंट्रोल ऑफ यूक्रेन्स रेयर अर्थ मिनरल्स, जो हमें समझ में आ गए। जो जी, ईस्टर्न रीजन जो रशिया ने कॉन्कर किया है, उसके अंदर सारे उसमें 13 से 14 ट्रिलियन डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। इससे हुँ, समझ में आ रहा है कि जहाँ पे सुपर पावर्स है, वो कोई भी हद तक जा रहे हैं कि उन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स को सिक्योर कर सकें। हुँ, और भारत भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ्रीका में, कोऑपरेशन कर रहा है।
तो दोनों जगह बात तो ये इम्पोर्टेंस इसी में बताया जाता है ना, मैं तो यही समझता हूँ। जी, बिल्कुल और वो तो नीति साफ़ है, उसपे हमने चर्चा भी की है कि किस तरह से एक तरफ हम यूएस की बात करते हैं, वो यूक्रेन के जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है या कब्ज़ाने की कोशिश कर रहा है। चाइना भी अफ़्रीका में जो अफ़्रीकन रिसोर्सेज़ हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करता है और उसके विपरीत भारत किस तरह से वहाँ पर एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट की आप बात करें, उस पे काम कर रहा है। तो नीति अलग दिखती है, साफ दिखती है, जो भारत को अपने आप में अलग बनाती है। चाइना हमारे सामने बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। चाइना की जो पॉलिसीज़ रही उसकी वजह से चाइना आज इस हालत में है जो सुपर पावर के रूप में आगे बढ़ रहा था। हालाँकि बहुत सारे लोगों का दावा अभी भी ये है कि चाइना सुपर पावर बनेगा और चाइना की इकॉनमी बहुत अच्छा करे, लेकिन उसके विपरीत जो फैक्ट्स सामने आते हैं, चाइनीज़ इकॉनमी कोलैप्स हो रही है। उनका रियल एस्टेट कोलैप्स हो रहा है, उनका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स और जो भी किंडरगार्टन, प्ले स्कूल्स और स्कूल्स हैं, वो बंद हो रहे हैं। लोग वहाँ पे सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हैं, लोग खर्चे बहुत कम कर रहे हैं, बेसिक और बेयर मिनिमम जो है, उस पे निर्भर कर रहे हैं। ऐसे में जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है, उसका आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और आपकी इकोनॉमी पे कितना असर पड़ता है, उसका एग्ज़ाम्पल हमारे सामने चाइना है और चाइना से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। हालाँकि भारत की अगर पॉलिसी की बात करें, तो भारत ने कभी भी ना तो किसी पर कभी कोई आक्रमण करता है और ना ही किसी भी तरह के रिसोर्सेज़ को ज़मीन हो या उसका कोई नेचुरल रिसोर्स हो, उसको हथियाने की कोशिश करता है। वासुदेव कुटुंबकम की भावना में हम विश्वास रखते हैं, उसको प्रैक्टिस भी करते हैं और यही भारत में दिखता है। अब ये तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है जिससे हम सीख सकते हैं। इस पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये बात कहते भी हैं कि भारत के सामने चाइना एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है, यूएस भी एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है, जिन्होंने जो गलतियाँ की उनसे सीख कर हम उन गलतियों को दोहराएँगे नहीं, हम बेहतर कर सकते हैं। तो आने वाला भविष्य हम ये कह सकते हैं कि वक़्त हमारा होगा। ज़रूर, ये सही बात बोली है आपने और आपने देखा है कि कैसे भारत अभी कंगो के साथ अपने एक्सप्लोरेशन कर रहा है। अफ्रीका के बहुत सारे देशों के साथ पैक्ट्स बना रहा है कि हुँ, उसमें भारत वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी कर रहा है और जी। वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। जबकि जबकि अमेरिका और रशिया जैसे नेशंस वहाँ पे युद्ध कर रहे हैं और चाइना तो एक कदम आगे बढ़ के उनको उधार देके उनके सारे रिसोर्सेस पे कब्जा कर रहा है। तो फ़र्क बहुत है, लोगों को समझ में आ जाएगा और जो मॉडल चलने वाला है, वो भारत का मॉडल चलेगा। जी, बिल्कुल और वो दिखाई भी दे रहा है भारत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वो भारत की नीतियाँ जो हैं उससे काफ़ी प्रभावित हैं जो हम हमारे सांस्कृतिक या जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में या हम कल्चरल बिलीफ्स जिसको हम कहते हैं वो उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है। तो अब देखते हैं कि भविष्य में क्या और कैसे कौन सुपर पावर बनता है, कौन कहाँ पहुँचता है, किसकी इकॉनमी कौन-सी दिशा पकड़ती है, ये भविष्य बताएगा। लेकिन नियत साफ रखनी चाहिए, आपका उद्देश्य अच्छा हो, भावनाएँ दूसरों के प्रति अच्छी हों, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप पर्सनल ग्रोथ की बात करें या फिर कंट्री की बात करें या परिवार की बात करें। नियत अच्छी होती है तो आपकी मंज़िल बड़ी आसान हो जाती है। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद। वैसे भी कहते हैं नेक नियत मंज़िल आसान, तो भारत की नियत नेक है, तो मंज़िल भी इंशाल्लाह आसान ही है और आगे भी ऐसा ही होगा। उमेश जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम अकबर जी। जय सिया राम।